हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया, ठीक है। तो बेटा फिर अपन आज का अपना लेक्चर नंबर 156 ऊष्मा गतिकी का स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 155 तक बेटा मैंने आपको मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और वहां पे अलग अलग केसेस, साम्य नियतांक के साथ संबंध, ये सब बता दिया था। और बेटा आपको एक अच्छी सी बात बता दूं कि अपना चैप्टर लगभग अभी कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बताया था ऊष्मा गतिकी को 4 नियमों में पढ़ेंगे। ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। तो सेकंड लॉ तक बेटा अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब अपना बच गया ऊष्मा गतिकी का थर्ड नियम, जो एक सिंपल सा पैराग्राफ है, परिभाषा है, वो मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से अपना चैप्टर की थ्योरी तो कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन मैंने बोला था कि आपको आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपन बेटा स्टेज 1, 2, 3, 4 की बात करेंगे। इसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे ऊष्मा गतिकी से है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मीय रसायन भी इसी में दे रखा है, वो अभी अपन को नहीं करना है, वो जब अपना चैप्टर होगा तब करेंगे। अभी केवल आपको थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के क्वेश्चंस को करना है। तो आपकी स्टेज 3 जो देखोगे वो लगभग पूरी थर्मोकेमिस्ट्री पे डिपेंडेंट है, ऊष्मीय रसायन पे डिपेंडेंट है। तो अभी उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। आपको स्टेज 1 में भी क्वेश्चन नंबर 1 से 92 तक ही हमारे थर्मोडायनेमिक्स के, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री के हैं जो अभी अपने नहीं है। स्टेज 2, स्टेज 4, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये करना है। तो मैं धीरे धीरे आपको स्टेज सॉल्व करवा रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आई होप आपने क्वेश्चंस करके देखे होंगे। तो अपन बेटा सबसे पहले स्टेज 4 की बात कर लेते हैं, सेक्शन ए की, जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार बेटा अपन इसको देख लेते हैं। तो बेटा मैं आपको ऊष्मा गतिकी का स्टेज 4 सेक्शन ए की बात कर रहा हूं, जो हमारे ऊष्मा गतिकी चैप्टर से रिलेटेड है। ऊष्मीय रसायन वाले क्वेश्चन अभी अपन नहीं करेंगे, वो अपन बाद में करेंगे। ठीक है, तो स्टेज 4 सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन बेटा आप देखोगे तो वो ऊष्मीय रसायन का है, हमें नहीं करना, अभी ऊष्मा गतिकी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, इसमें क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है अभिक्रिया Br2 प्लस Cl2 चेंज इनटू 2BrCl, Br2 प्लस Cl2 चेंज इनटू 2BrCl। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन और एंट्रोपी परिवर्तन दिया हुआ है। एंथैल्पी परिवर्तन तो दिया है 30 किलोजूल पर मोल और एंट्रोपी परिवर्तन दिया है 105 जूल पर केल्विन। और आपसे पूछा क्या है, किस ताप पर यह अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी। तो बेटा एक चीज याद रखें, हमको पता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बोलो पता है क्या? जब हम साम्यावस्था की बात करेंगे तो याद रखें, साम्यावस्था पर मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाया था डेल्टा G 0 हो जाता है, ये याद रखना है। साम्यावस्था पे डेल्टा G क्या होता है? 0। तो अब ये 0 हो गया, तो बचा क्या अपने पास? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S बराबर 0। तो यहां से क्या आया? डेल्टा H बराबर T डेल्टा S। तो T कितना आएगा? डेल्टा H बटा डेल्टा S। डेल्टा H कितना है? 30 किलो जूल, किलो है, किलो को सिंपल करोगे तो 1000 से गुणा करोगे, और डेल्टा S कितना है? 105। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 285.7 केल्विन। सॉल्व आप कर ले, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जिससे मैं फिर ज्यादा क्वेश्चन आपको करा सकूं। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होना चाहिए। और आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जिसमें साम्य अवस्था की बात करेगा तो डेल्टा जी कितना लेना है? 0। तो उस केस में बेटा आपको ये मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो स्टेज 4 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, निम्न में से गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए सत्य कथन है। तो बेटा पहला ही कथन सत्य है, डेल्टा जी निकाय का 0 है तो वो साम्य अवस्था में है। अभी पढ़ा है साम्य अवस्था पर डेल्टा जी निकाय क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन 3 का बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 4 करवा चुका हूं। क्वेश्चन 5 थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन 6 नहीं है। क्वेश्चन 7 बेटा फॉर्मूला है जो 12th में आता है, वो अभी आपको ध्यान रखना है कि दक्षता का फॉर्मूला डेल्टा जी बटा डेल्टा एच होता है, ये आप ध्यान रखें, याद रखना है। क्वेश्चन 8 अभी नहीं करेंगे, अपने से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन 9 की बात करता हूं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 9?
डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू अभिक्रिया के लिए दी है, कितनी कितनी दी है, 170 किलो जूल पर मोल और 170 जूल प्रति केल्विन। तब यह अभिक्रिया स्वतः होगी। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखना एक बार बेटा, अभिक्रिया स्वतः कब होगी? जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तब आप बोलोगे कि स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया होगी, स्वतः अभिक्रिया होगी। बेटा आपको 3 केस पता है, एक तो डेल्टा जी जब पॉजिटिव हो तब तो अस्वतः होता है, डेल्टा जी 0 हो तो साम्यावस्था होती है, डेल्टा जी नेगेटिव हो तो स्वतः होता है। तो हम क्या करें, हमारे पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू पता है, डेल्टा एस की वैल्यू पता है, ये जो किलो जूल में है इसे जूल में बदल लेना, तो क्या करोगे, 1000 से गुणा कर दोगे। तो सर ताप की वैल्यू पूछिए, तो आप एक तरीका तो ये है, ऑप्शन चेक कर लो, डेल्टा एच रख लो, डेल्टा एस रख लो, चारों ऑप्शन से ताप ले लेके रखते जाओ और चेक करो किसमें डेल्टा जी नेगेटिव मिल रहा है। एक तरीका तो ये है, तो चारों ऑप्शन से ताप रखते जाओ, जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव मिल जाए सॉल्व करने पे, उसमें अभिक्रिया स्वतः होगी। सर इससे तो बड़ा हो जाएगा, तो अब इजी तरीका सुने, थोड़ा सा दिमाग लगाए बेटा। डेल्टा जी 0 किसके लिए होता है? साम्यावस्था के लिए, तब अपना ये होता है। तो इस टाइम में टेम्परेचर निकाल लो। अब टेम्परेचर पहले ही नेगेटिव में चल रहा है, तो जब 0 हो जाएगा डेल्टा जी, तब टेम्परेचर निकाल लिया। अब यदि आपने टेम्परेचर जो भी आया उसको बढ़ा दिया तो टेम्परेचर नेगेटिव है, तो डेल्टा जी 0 से क्या होता चला जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव होता चला जाएगा तो स्वतः होता चला जाएगा। तो मैं पहले साम्यावस्था के केस की बात करूं तो मैं बोलूं साम्यावस्था पर क्या बोल दूं, डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा जी 0 हो जाएगा। तो इस केस में बेटा आपका टी क्या आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, और वो टी क्या हो जाएगा, 170 गुणा 1000 बटा 170, तो 1000 केल्विन आया। अब सुनो, ये आंसर नहीं है, टी 1000 केल्विन पर तो क्या है, पर साम्यावस्था, लेकिन हमें साम्यावस्था नहीं चाहिए, हमें तो स्वतः चाहिए। तो टी 1000 रख लोगे तो डेल्टा जी 0 आ जाएगा। अब यदि 1000 से टी बढ़ा दिया तो डेल्टा जी 0 से घटेगा, क्योंकि माइनस है, और डेल्टा जी 0 से घटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब स्वतः के लिए तापमान 1000 से ज्यादा होना चाहिए। अब चारों ऑप्शन में ढूंढो तापमान ज्यादा किसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन में ज्यादा है। पहले में 510 है, वो कम है, नहीं लेंगे। 710 दूसरे में, वो भी नहीं लेंगे। 910 तीसरे में, वो भी नहीं लेंगे। चौथे में 1110, तो टी 1000 से ज्यादा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। 1110 केल्विन आप रखोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो स्वतः होगा। करने का तरीका फिर सुन लो, या तो इस इक्वेशन में चारों ऑप्शन रख के देखो, जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए वो आंसर स्वतः अभिक्रिया के लिए, या पहले साम्यावस्था के लिए टी निकाल लो इस ऑप्शन से, और फिर इससे ज्यादा, भाई इस टेम्परेचर पे तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा साम्यावस्था, और ताप इससे ज्यादा बढ़ा दोगे, चार ऑप्शन में ढूंढ लो, तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, स्वतः होगा। क्यों होगा, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव तो स्वतः अभिक्रिया होगी। समझ में आती है बात? तो ये आपका स्टेज 4 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसका ऑप्शन नंबर 4 आया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अभिक्रिया बोली है ½ x2 प्लस 3/2y2 चेंज हो रहा है xy3 में, और आपको x2 y2 xy3 के लिए एंट्रोपी की वैल्यू जूल पर केल्विन में दी है। क्या दी है, 60 है इसकी 40 है, इसकी 50। तो मैं इस अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी निकालना चाहूं तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारक की एंट्रोपी। ठीक है, डेल्टा एस क्या आ जाएगा, उत्पाद की एंट्रोपी का योग माइनस
अभिकारक की एंट्रोपी का योग। समझ में आती है बात बेटा? तो यहां से डेल्टा एस चेक करें, उत्पाद की कितनी है, 1 मोल XY3 है, तो 1 × 50। समझ में आती है बात? अभिकारक की आधा मोल X2 है, आधा गुणा 60 प्लस 3/2 मोल Y2 है, तो 3/2 गुणा 40। तो बेटा इसको सॉल्व करें, 50 माइनस बेटा ये तो हो गया 30 और ये हो गया 20 या 60, तो 30 प्लस 60, तो 50 माइनस 90 कितना आया, -40 जूल पर केल्विन। अब क्या बोल रहा है, तब अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था पर ताप क्या होगा। डेल्टा एस आपके पास आ गया, डेल्टा एच आपको दिया है कितना, -30 किलो जूल पर मोल। तो बेटा किलो जूल को सिंपल करो तो 1000 से गुणा हो जाएगा, जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, हमेशा डेल्टा एच पर मोल के लिए होता है, नहीं है तो हम उसे प्रति मोल में बदलेंगे। तो बेटा साम्य अवस्था पर हमें पता है क्या होगा, तो हमने बोल दिया साम्य अवस्था पर क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। साम्य अवस्था पे डेल्टा जी कितना आ जाएगा आपका 0, तो यहां से टी कितना आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो यहां से ताप देखें, डेल्टा एच कितना आएगा, -30 × 1000, डेल्टा एस कितना आएगा, -40, माइनस से माइनस गया, इससे ये गया, तो बेटा आपका कितना आ जाएगा, 750 केल्विन पर अभिक्रिया साम्य अवस्था में होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। एंट्रोपी अभिक्रिया के लिए कैसे निकालते हैं, उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारक की, तो जितने जितने मोल है कैलकुलेट कर लो, बाकी वही घिसा पिटा फॉर्मूला देखो सब में वही लग रहा है। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे केसेस, वहां पे चेक करें। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला है जल के वाष्पीकरण के लिए 1 atm दाब पर डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा एच है 40.63 किलो जूल, किलो जूल को सिंपल करोगे तो 1000 से गुणा कर दो, जूल पर मोल, और डेल्टा एस है 108.8 जूल पर केल्विन। तब इसके लिए डेल्टा जी 0 किस ताप पर होगा, तो डेल्टा जी मुझे क्या दे रखा है, 0, तो देखो फिर से वही बात आ गई, यही बात आ गई। तो डेल्टा जी 0 होता है तो हमें पता है क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस होता है। तो यहां से ताप क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आएगा। तो ताप की वैल्यू रखो, यहाँ वैल्यूज 40.63 गुणा 1000 बटा डेल्टा एस 108.8। बेटा जैसे ही वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 373.4 केल्विन आएगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 था जो हमने कंप्लीट किया। बेटा आगे और देखते हैं, एक बार पहले रफ कर देता हूं फिर आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। चले बेटा आगे, तो आगे और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। आपको बोला है द्रव और वाष्प के परिवर्तन के लिए, संक्रमण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 30 किलो जूल है। किलो जूल को सिंपल करो तो ये आ जाएगा। तापमान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदले तो 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 केल्विन आएगा। तब आपको बताना है एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। तो बेटा जब लिक्विड से गैस में जाता है तो इसे बोलते हैं एंट्रोपी परिवर्तन, कौन सा वाला, डेल्टा एच वाष्पीकरण अपॉन टी।
डेल्टा एच कितना आ गया 30 इंटू 1000, तापमान कितना आ गया 300। सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, ये बेटा आपके पास आ जाएगा डेल्टा एस 100 आ रहा है क्या, चेक कर लो, बिल्कुल। तो ये आपके पास आ जाएगा 100 जूल पर केल्विन। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 16 था जो अभी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद चेक करते हैं 17 आप इजीली कर सकते हो, बता रखा है रुद्धोष्म में प्रक्रम में Q 0 होता है। 18 19 थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, थर्मोकेमिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा लॉजिक लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट लॉजिक है। निम्न में से किस अभिक्रिया के लिए मानक एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक होगा तथा डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा। तो बेटा डेल्टा एस नॉट मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब डेल्टा एन जी आपका क्या आएगा, 0 से ज्यादा आएगा। यदि डेल्टा एन जी 0 से ज्यादा आया तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब इसके चारों ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ये याद करो मैंने जो एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक थे उसमें पहला ही बताया था डेल्टा एन जी के आधार पे, याद होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है mg प्लस हाफ O2 चेंज इनटू MgO, ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड। और आपको पता होना चाहिए डेल्टा Ng केवल गैस के लिए निकलता है भाई। तो यहाँ पे ठोस है तो 0, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो 0 प्लस हाफ, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा माइनस हाफ। और हमको क्या चाहिए, हमको तो पॉजिटिव चाहिए, ये ऑप्शन क्रॉस। सेकंड बोला है हाफ सी ग्रेफाइट है प्लस O2 हाफ O2 चेंज इनटू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है हाफ मोल, नहीं CO2 बना है। तो बेटा ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एलोट्रॉप वो ठोस होता है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो आधा माइनस आधा कितना आ जाएगा डेल्टा एन जी, 0। हमें धनात्मक चाहिए तो ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन बोला है सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 चेंज इनटू CO। तो बेटा देखिएगा ये सॉलिड होता है तो ये काउंट नहीं होगा, तो उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल 1 माइनस हाफ कितना आएगा, हाफ। ये धनात्मक आया है और हमें धनात्मक ही चाहिए था, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। समझ गए। तो डेल्टा एस धनात्मक है तो डेल्टा एन जी धनात्मक होगा, डेल्टा एस ऋणात्मक है तो डेल्टा एन जी 0 से छोटा होगा। डेल्टा एन जी मतलब केवल गैस के मोल देखेंगे, कब, उत्पाद के गैस के मोल माइनस अभिकारक के गैस के मोल। ठोस है तो 0 हो जाएंगे। कार्बन का पररूप ग्रेफाइट हो या हीरा हो, ये सॉलिड होते हैं तो ये भी 0 मानेंगे। ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है वाष्पीकरण की मानक एंथैल्पी दी हुई है डेल्टा एच वेपराइजेशन 40.66 किलो जूल पर मोल। तो इसको जूल में बदलोगे तो 1000 से गुणा कर लोगे। तापमान दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और आपसे पूछा है डेल्टा एस क्या होगा। तो वाष्पीकरण के लिए वाष्पीकरण की एंथैल्पी में डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन बटा टी। डेल्टा एच कितना आएगा 40.66 गुणा 1000 बटा टी 373 केल्विन। 100 डिग्री है, इसे केल्विन में बदलोगे 273 जोड़ोगे तो कितना आएगा 373 केल्विन आएगा। तो यहां से डेल्टा एस सॉल्व करें तो कितना आएगा 37.56 जूल पर केल्विन आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था। नहीं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, एंट्रोपी नहीं पूछा है, यहाँ पे आपसे आंतरिक ऊर्जा पूछा है भाई। मैंने एंट्रोपी निकाल लिया, एंट्रोपी नहीं पूछा है, आंतरिक ऊर्जा पूछा है भाई। तो आंतरिक ऊर्जा के लिए देखो क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रहा, देखो कैसे हो रहा है। तो बेटा आपसे पूछा क्या है इसने, आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई पूछा। बेटा वेपराइजेशन के लिए क्या बनेगा, H2O लिक्विड से चला गया गैस में, तो डेल्टा एनजी कितना हो गया, उत्पाद के गैस के मोल 1 माइनस अभिकारक के गैस के मोल 0। तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। बेटा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT होता है, बोलो सही बात है क्या। डेल्टा H कितना है तो देख लेते हैं। डेल्टा H है बेटा आपका
40.66 किलो जूल है, तो इसको किलो जूल रहने दो, ये भी किलो जूल में आ जाएगा डेल्टा ई। डेल्टा एनजी 1, आर होता है 8.314, तापमान दिया है ये। बेटा इसे भी किलो में बदल लो, क्यों? क्योंकि ये भी किलो में और जिससे आंसर भी किलो में आए, तो जब आप डेल्टा ई सॉल्व करोगे बेटा, तो ये सॉल्व होके आपके पास आएगा 37.56 किलो जूल पर मोल। याद रखें किलो जूल में रखा क्योंकि आंसर किलो जूल में चाहिए था, तो यहां बटा 1000 कर दिया जिससे किलो जूल आ जाए। जूल में आर का मान होता है 8.314 और किलो जूल में 8.314 बटा 1000 कर दो। डेल्टा एनजी 1 क्यों आया? क्योंकि द्रव वाष्प में जा रहा है, तो वाष्प का मतलब गैस, ये लिक्विड, लिक्विड के मोल भी काउंट नहीं होते। डेल्टा एनजी में केवल और केवल गैस के मोल आएंगे, ठोस और द्रव दोनों के ही नहीं आते, तो 1 - 0 1 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 तक बात की। एक बार इसको रफ करते हैं और आगे बात कर लेते हैं। चलो बेटा आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, देखिएगा। आपको बोला है गलन की, जल के गलन की एंथैल्पी, तो बेटा फ्यूजन बोलते हैं गलन को, कितनी दी है? 1.435 किलो कैलोरी प्रति मोल दी है। तब मोलर एंट्रोपी परिवर्तन बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब केल्विन में कितना हो गया? 273 केल्विन हो गया। तो डेल्टा एस क्या आएगा? डेल्टा एच गलन अपॉन टी। तो डेल्टा एच गलन कितना आया? 1.435 किलो को सिंपल बदलो तो 1000 से गुणा कर दो, बटा टी 273। और बेटा जैसे ही इसको सॉल्व किया, तो बेटा सॉल्व करके देख लेना, वैल्यू आएगी आपके पास 5.260 किलो कैलोरी या सिंपल कैलोरी पर कैलोरी। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये गलन की एंट्रोपी में फॉर्मूला लिखवाया था, याद आ रहा हो तो, कि जब 1 मोल ठोस अपने गलनांक बिंदु पर द्रव में बदले, तो उसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है? गलन की एंथैल्पी बटा तापमान, और तापमान 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन है। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बेटा आपको बोला है निम्न में से कौन सा कथन गैसों के अधिशोषण के स्वतः प्रक्रम के लिए सही है? बेटा स्वतः प्रक्रम, तो फिर से वही बात है, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है बेटा। आगे देखो, पहला ऑप्शन, ऑप्शन पढ़ते चलो। डेल्टा एस नेगेटिव हो, डेल्टा एच हाईली नेगेटिव हो, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा सही बात नहीं है। ऑप्शन 2 देखो वो करेक्ट है। डेल्टा एस नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। डेल्टा एच बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, जबकि ऑप्शन 1 में ये पॉजिटिव आ रहा था इसलिए गलत था। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन ये ज्यादा नेगेटिव है, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब बेटा कैसा है? स्वतः प्रक्रम। तो गैसों के अधिशोषण के स्वतः प्रक्रम के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। जब डेल्टा एस नेगेटिव हो और डेल्टा एच नेगेटिव हो और बहुत बड़ा हो, तो बहुत बड़े नेगेटिव में से छोटा पॉजिटिव जाएगा तो नेगेटिव बचेगा, इसलिए बेटा उच्च और निम्न का मतलब था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28? आपको अभिक्रिया बोली है X2O4 बदल रहा है 2XO2 में, ये तो गैस है, ये लिक्विड है, तो बेटा डेल्टा Ng कितना आएगा? उत्पाद के गैस के मोल माइनस अभिकारक के लिक्विड का कितना है? 0, तो ये 2 आ जाएगा।
डन बेटा। बेटा डेल्टा यू बताया है आपको 2.1 किलो कैलोरी। बेटा डेल्टा एस बताया है आपको 20 कैलोरी प्रति केल्विन, और तापमान बताया है आपको 300 केल्विन। तो आपसे पूछा क्या है, डेल्टा जी क्या होगा। तो बेटा याद रखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक चीज आपको याद आ रही हो तो डेल्टा एच यही तो होता है, याद आ गया हो तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आंतरिक ऊर्जा, उसे चाहे डेल्टा यू लिखो या डेल्टा ई लिखो, एक ही बात है। तो इसको इसमें पुट कर दो। जैसे ही पुट किया तो बेटा देखो क्या आया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। तो बेटा यहां से डेल्टा जी कितना आएगा, देखते हैं। डेल्टा यू आया आपके पास 2.1 किलो कैलोरी है, तो इन 2000 प्लस डेल्टा एन जी कितना आया 2, कैलोरी में आर का मान 2, तापमान 300 माइनस तापमान 300 डेल्टा एस 20। बेटा सॉल्व करो तो डेल्टा जी हो गया ये तो 2100, ये 1200, ये 6000। और जैसे ही बेटा इसको सॉल्व किया तो 2100 1200 3300, 3300 माइनस 6000 माइनस 2700, मतलब 2.7 किलो कैलोरी प्रति मोल। ये आना चाहिए बेटा। तो चेक करो, देखे माइनस 2.7 आ रहा है क्या, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28 स्टेज 4 सेक्शन ए का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो हमको डेल्टा एच नहीं पता था, तो ये चीज पता थी। फॉर्मूले ध्यान रखो, चैप्टर बहुत इजी है बेटा, इसमें नंबर कहीं नहीं कटते। थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि डेल्टा एन जी क्या है, ये चीजें क्या है, तो इजीली चीजें हो जाएंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। तो बेटा ये अपन बात कर चुके हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, या लॉग क्यू होता है। साम्य अवस्था पर बात करें तो हमको पता है साम्य अवस्था पर क्या होता है, डेल्टा जी आपका 0 और क्यू आपका के इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये 0 हो गया, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। ये चीज याद रखें। तो यहां से डेल्टा जी नॉट कितना आएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बता के आया था। तो बेटा इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलो आगे बेटा, इसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपको पता है डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ तो अभिक्रिया अपनी क्या होगी, सभी तापों पे स्वतः होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 31 लिखवा के आया हूं, स्वतः अभिक्रिया के लिए बात कर रहा है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। यदि मैं यहाँ पे, मेरे को स्वतः चाहिए, डेल्टा एच को नेगेटिव ले लूं और डेल्टा एस को पॉजिटिव ले लूं, तो देखो ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, सब नेगेटिव आ गया, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो क्या बोला, सभी ताप पर डेल्टा जी नेगेटिव। कब, जब यदि डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो बेटा इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। समझ में आ गई बात, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हो गया था, 34 देख लीजिए बेटा। 34 फिर से वही बात आ गई, देखते हैं। हमको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, डन। आपको डेल्टा एच बताया है, कितना बताया है, 35.5 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस बताया है 83.6 जूल पर केल्विन। आपको पूछा है अभिक्रिया स्वतः होने के लिए तापमान क्या होना चाहिए। तो फिर से वही बात, पहले भी बात कर चुके हैं,
दो तरीके हैं, एक तो बेटा इस इक्वेशन में डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू रखो और तापमान चारों ऑप्शन में एक एक करके चेक कर लो, किसमें डेल्टा जी का मान नेगेटिव आए वहां स्वतः अभिक्रिया है। तो सर चारों ऑप्शन रख के चेक करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो सर ये तो लंबा हो जाएगा। तो बेटा एक तो ये तरीका है। सर इसका शॉर्ट तरीका क्या है? तो बेटा शॉर्ट तरीका मैंने आपको बोला था, पहले आप साम्य अवस्था पे निकाल लो, क्योंकि डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो साम्य अवस्था, तो वहां पे ताप क्या आ रहा है वो निकाल लो, और फिर साम्य अवस्था पे जो ताप आया उससे जो जस्ट बड़ा ताप है वहां पे डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो अस्वतः, डेल्टा जी 0 है तो साम्य अवस्था, डेल्टा जी नेगेटिव है तो स्वतः। तो जब डेल्टा जी 0 आएगा ना तब ताप निकाल लो, और उस ताप को जैसे ही बढ़ा दोगे तो अब डेल्टा जी 0 नहीं रहेगा, नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि टी के आगे नेगेटिव है, तब स्वतः पता लग जाए। तो मैं पहले बेटा ये बात कर लेता हूं, साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, क्योंकि उस केस में डेल्टा जी 0 होगा। तो बेटा ये यहां पे टी क्या आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो यहां से बेटा वैल्यू रखो 35.5 गुणा 1000, क्योंकि किलो में था, बटा 83.6। तो बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये लगभग आपके पास आएगा 424 केल्विन के समथिंग। ये कब है, साम्य अवस्था पर। लेकिन हमें साम्य अवस्था नहीं बोला है, इस चीज का खास ख्याल रखें। हमें पूछा स्वतः के लिए बताओ। अब बेटा साम्य अवस्था पे ताप ये है, तो स्वतः पे क्या होगा, ताप बढ़ा दो। तो जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो लगभग ये बेटा 425 आ रहा होगा। तो जैसे ही ताप बेटा 425 केल्विन से बढ़ाओगे, ज्यादा करोगे, तब बेटा ये किसका केस बन जाएगा, स्वतः। इसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जबकि यहां डेल्टा जी 0 है। समझना बात। या तो आप इस समीकरण में चारों ऑप्शन पुट करके, तापमान पुट करके देख लो डेल्टा जी नेगेटिव कहां आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन उससे बेटा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, वहां पे आपको बेटा चारों ऑप्शन देखोगे तो गुणा भाग काफी लंबा तरीका हो जाएगा। तो सर शॉर्ट तरीका क्या है बेटा, आप पहले साम्य अवस्था के लिए निकाल लो, साम्य अवस्था पे डेल्टा जी 0, तब डेल्टा एच इसके बराबर आएगा, तो तापमान यहां से निकाल लो कितना आ रहा है, तो लगभग 425 केल्विन। अब जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया तो बेटा टी ऑन नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, उस केस में साम्य अवस्था आएगी। समझ में आ गई बात क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले साम्य अवस्था के लिए निकाल लो, और फिर जैसे ही साम्य अवस्था के लिए जो ताप आया उस ताप से जैसे ही बढ़ाओगे तो चारों ऑप्शन देख लो कौन सा ज्यादा है उससे, तो जैसे ही बढ़ाओगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होता चला जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, स्वतः अभिक्रिया या स्वतः प्रक्रम का केस आएगा। ये तरीका शॉर्ट है। पहले साम्य अवस्था के लिए ताप निकालो, और उस ताप से ज्यादा चारों ऑप्शन में कौन सा है। आप बोलोगे सर 2 ऑप्शन हुए तो ऐसे नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा। जैसे इसमें देख लो 425 आया, तो पहला ऑप्शन 425 से ज्यादा, आंसर यही है। दूसरा ऑप्शन सभी ताप हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन 298 से ज्यादा नहीं, 425 से ज्यादा, ठीक है। चौथा ऑप्शन 425 से कम, गलत बात है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 34 हुआ स्टेज 4 सेक्शन ए का। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें रफ करूं बेटा इसको, तो आगे बात करें बेटा इसकी। स्टेज 4 सेक्शन ए में और बात कर लेते हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ, क्या बोलता है देखते हैं। निम्न में से किस में एंट्रोपी ऋणात्मक होगी। बेटा एंट्रोपी ऋणात्मक चाहिए तो फिर से वही बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक में आपको याद है डेल्टा एन जी, तो मैंने आपको बताया था डेल्टा एन जी नेगेटिव है,
तो एंट्रोपी भी नेगेटिव, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव। तो एंट्रोपी नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एन जी आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन चेक करेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन बात करेंगे। तो बेटा इसमें पहला ऑप्शन है ठोस का गैस में उदर्वपातन। तो बेटा ये ठोस है, इसको गैस में बदल रहा हूं, तो बेटा डेल्टा एन जी क्या होता है, उत्पाद के गैस मोल माइनस अभिकारक के गैस मोल, गैस नहीं है सॉलिड है तो 0, 1 1 भी मान लो तो ये 1 आया, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आया, हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, आपको बोल रहा है 2H चेंज इनटू H2, ये भी गैस ये भी गैस, डेल्टा एन जी चेक करो, उत्पाद के गैस मोल कितने हैं 1, माइनस अभिकारक के गैस मोल 2, तो -1 आया, ये नेगेटिव आया, डेल्टा एन जी नेगेटिव चाहिए था, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। ऑप्शन 2 आना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 38 में आंसर। ऑप्शन 3 और 4 भी देख लो। ऑप्शन 3 जल का वाष्पीकरण, तो H2O लिक्विड से किस में चला गया, H2O गैस, वाष्पीकरण कर रहे हैं, तो डेल्टा एन जी क्या आएगा, उत्पाद के गैस मोल कितने हैं 1 माइनस अभिकारक के गैस मोल, केवल गैस के लेंगे, ठोस या द्रव नहीं लेते हैं, लिक्विड भी नहीं लेंगे 0, तो ये पॉजिटिव है और हमें चाहिए था नेगेटिव, तो ये भी गलत आ गया। ऑप्शन 4 नियत ताप पर गैस का प्रसार, बेटा ताप नियत कर दोगे तो बेटा डेल्टा एन जी या एंट्रोपी में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि याद करो एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक में बता के आया था, ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी बढ़ती है, ताप ही नियत है तो एंट्रोपी पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, चूंकि ताप नियत तो एंट्रोपी पे फर्क नहीं, एंट्रोपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि याद करो एंट्रोपी प्रभावित करने वाले कारक में लिखवा के आए हूं तीसरा चौथा फैक्टर कि ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी का मान बढ़ता है, ताप नियत है तो कुछ भी नहीं होगा, तो बेटा इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन 2 है, जिसमें डेल्टा एन जी का मान ऋणात्मक आ रहा है। तो बेटा जब एंट्रोपी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप डेल्टा एन जी को चेक करो, डेल्टा एन जी की वैल्यू जो बदलेगी उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो बेटा ये क्वेश्चन आपका स्टेज 4 सेक्शन ए हो गए, और कोई क्वेश्चन रह रहा है क्या एक बार देख लो स्टेज 4 सेक्शन ए में। काफी क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवा दिए हैं, लगभग सारे, कहीं भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाए हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, देखना चाहो तो क्वेश्चन 23, बेटा आपको बोला है दो एक परमाणुवीय गैसों के समान आयतन, दो गैसें हैं ए और बी, दोनों एक परमाणुवीय गैसें हैं, को समान ताप और दाब पर मिक्स करते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात इस मिश्रण के लिए क्या होगा। बेटा कैसी गैसें हैं, एक परमाणुवीय गैसें हैं, और एक परमाणुवीय गैस के लिए मैं बताया हूं कितनी भी गैस हो चाहे, एक परमाणुवीय गैस के लिए 1.66 के समथिंग होता है, याद करो, द्विपरमाणुवीय के लिए 1.4, त्रिपरमाणुवीय के लिए 1.3, तो एक परमाणुवीय गैस के लिए ये, और Cp/Cv पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है, Cp/Cv मेयर संबंध से हमें पता है गामा के बराबर है, तो कितना मिलेगा 1.66 मिलेगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका बेटा इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। तो मिश्रण के लिए विशिष्ट ऊष्मा अनुपात या Cp/Cv कितना मिल जाएगा आपको बेटा, 1.66 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा? इसके अलावा बेटा आपको काफी चीजें मैंने बता दी हैं, क्वेश्चन बता दिए हैं, तो ये सब चीजें थी। अब आपका आज अपना हो गया स्टेज 4 सेक्शन ए, लेक्चर 156 में। अब आपका होमवर्क सुन लो क्या है। बेटा अब आपका होमवर्क जो है वो सुन लीजिए, आपको नेक्स्ट में करवाऊंगा स्टेज 1। स्टेज 1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से 92 तक करेंगे। सर आगे के नहीं करेंगे? बेटा स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 93 से आगे के जो भी है वो थर्मोकेमिस्ट्री के हैं, जो अभी अपन को नहीं पढ़ना, अभी केवल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। तो 1 से 92 तक देख ले, 42 तक मैं करवा चुका हूं, फिर भी दोबारा देख ले।
स्टेज 2 के क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से, थर्मोडायनेमिक्स वाले। स्टेज 4 सेक्शन बी के क्वेश्चन देखेंगे। स्टेज 3 नहीं देखेंगे बेटा अभी, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि वो अपनी थर्मोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, हमको केवल थर्मोडायनेमिक्स से मतलब है। तो ये सारे क्वेश्चंस अपन बेटा कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 157 में। तो बेटा आपने मेनली इधर चीजें नोटिस की हो तो क्या क्या आ रहा है अपने पास, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में 3 चीजें आई है, एक तो स्वतः अस्वतः प्रक्रम, एक गिब्स मुक्त ऊर्जा, एक बेटा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी अलग अलग केसेस में कि गलन की एंट्रोपी है और या आपकी वाष्पन की एंट्रोपी है, ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी है, इनकी वैल्यूज आपको बता के आया हूं जो आपको बेटा ध्यान रखनी है। समझ में आ गई बात बेटा। इसके अलावा बेटा स्वतः अस्वतः प्रक्रम, तो याद रखें जो अपना ब्रह्मांड है वो स्वतः प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति है, इसलिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है। कोई आपसे पूछे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि ब्रह्मांड में जो प्रक्रम है वो स्वतः प्रक्रम है और स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है और अनुत्क्रमणीय प्रकृति के लिए कुल एंट्रोपी का मान बढ़ता है, 0 से ज्यादा होता है, जबकि उत्क्रमणीय के लिए एंट्रोपी परिवर्तन कितना होता है बेटा, 0 होता है। ये लिखवा के आया हूं, आपको याद आ गया होगा। समझ में आ गई बात। और गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो डेल्टा जी नेगेटिव तो स्वतः प्रक्रम, डेल्टा जी 0 तो साम्यावस्था, डेल्टा जी पॉजिटिव तो अस्वतः प्रक्रम। ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये सारी बातें थी थर्मोडायनेमिक्स में। बचा क्या अपना थर्ड लॉ, बचा तृतीय नियम जो केवल एक पैराग्राफ है, उस पर क्वेश्चंस नहीं है। मेन जो है क्वेश्चंस वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस कराता चल रहा हूँ। साथ में मैं आपको कुछ लॉ की प्रॉपर्टी भी कुछ एक बता दूंगा, वैसे केमिस्ट्री में नहीं आती है, फिजिक्स और मैथ में पढ़ते हो, लेकिन कुछ अपने क्वेश्चन में काम आएगी, तो टाइम रहा तो बेटा वो बता दूंगा। लेकिन स्टेज 1 3 और ये 4 करके रखें आप, क्योंकि आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे तो बेटा मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत बेटा अपन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।